हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमने आज़ादी लड़कर हासिल की थी और पिछले 77 सालों से हम 14 और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। लेकिन क्या वाकई में हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़कर हासिल की थी? क्योंकि अगर ऐसा है तो पार्टीशन में मारे गए 20 लाख लोगों में क्यों एक भी ब्रिटिश सोल्जर शामिल नहीं था? यहाँ तक के जख्मी और बेघर हुए 2 करोड़ लोगों में से भी किसी एक भी ब्रिटिशर का रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े स्केल पर हुई लड़ाई में एक ही साइड के 20 लाख लोग मारे जाएं और दूसरी तरफ मरना तो दूर कोई जख्मी भी ना हुआ हो? इस सिनेरियो को आप लड़ाई तो किसी भी एंगल से नहीं कह सकते। तो आपको सुनकर शायद अफसोस हो, लेकिन स्कूल्स में आपको गलत पढ़ाया गया है। असल में हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़कर नहीं बल्कि भीख में मिली थी। लड़ाई तो असल में उस आज़ादी को मिलने के बाद 2 रिलीजन्स के बीच हुई थी जो एक दूसरे से आज़ादी चाहते थे, ना कि अंग्रेज़ों से। वही लड़ाई जिसके नतीजे में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि करोड़ों इंसानों का रिलीजन के नाम पर खून बहा और 2 नए मुल्क वजूद में आए। अगर ऐसा कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हुआ होता तो आज वहाँ पर इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता, इंडिपेंडेंस डे के तौर पर नहीं। क्योंकि वो अपने बड़ों की गलतियों को भी गलतियाँ ही मानते हैं और उन पे किसी तरह का पर्दा नहीं डालते। अपने स्कूल्स में बच्चों को मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाते, वही पढ़ाते हैं जैसा वाकई में हुआ हो। और ऐसी ही कौमें फिर तरक्की भी करती हैं जिनकी बुनियादें सच पर टिकी हों, ना कि झूठ पे। इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं जर्मनी और जापान, जो वर्ल्ड वार 2 में पूरी तरह तबाह होने के बाद सिर्फ 80 सालों में आज दुनिया की टॉप कंट्रीज में आती हैं। और दूसरी तरफ हम तरक्की करना तो दूर आज भी अपने सर्वाइवल की जंग में लगे हुए हैं। और रही बात अंग्रेज़ों से आज़ादी की, तो अंग्रेज़ों ने तो हिंदुस्तान छोड़ने और इसे इसके अपने लोगों को हैंडओवर करने का बहुत पहले से सोचा हुआ था, जिसके पीछे 3 मेन रीजंस थे। पहला रीज़न फाइनेंशियल लूट। 1757 से लेकर 1947 तक यानी 200 सालों में सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले हिंदुस्तान से अंग्रेज तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी आज की तारीख के पाकिस्तानी 12,544 खरब रुपए और इंडियन करेंसी में 3,775 खरब रुपए की मालियत का सोना और दूसरी रिसोर्सेज ऑलरेडी लूट चुके थे। ये इतना पैसा था कि आज 2024 में भी इससे दुनिया की आधी जीडीपी कवर हो जाए। ये इतना पैसा था कि जिसका इफेक्ट आप हमारी इकोनॉमी पर आज तक देख सकते हैं। दूसरा रीज़न एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। पैसों और दूसरी रिसोर्सेज के साथ साथ ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान की मैन पावर का भी पूरा लाभ उठा चुके थे, जिसकी सबसे बड़ी 2 मिसालें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिनका ऑफिशियली हिस्सा ना होते हुए भी वर्ल्ड वार 1 में 1 लाख और वर्ल्ड वार 2 में 30 लाख हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई। तीसरा रीज़न न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 18वीं सदी के आखिर में दुनिया अपने मॉडर्न एरा में दाखिल हो रही थी। जंगें अब तलवारों के बजाय बंदूकों से लड़ी जाने लगीं। आर्मी और नेवी के साथ साथ दुनिया में एयरफोर्स रखने की रेस भी चल पड़ी थी। नई ताकत हर एक से संभाली नहीं जाती और ये गलत हाथों में आ जाए तो क्या होता है, इसका अंदाज़ा अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बखूबी लगा सकते हैं। अब इससे पहले कि मेरे घर के बाहर कोई डबल केबिन आए, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो दुनिया पर उस वक्त एक बड़ी जंग का खतरा मंडलाने लगा। ब्रिटिशर्स के कब्जे में उस वक्त इंडिया के साथ साथ 55 और कंट्रीज भी थीं। तो जाहिर है उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी कि वो अपने मेन लैंड को बचाने के साथ साथ कब्जा की हुई दूसरी कंट्रीज पे भी पकड़ मजबूत रख पाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन नामी एक अंग्रेज ने अंडर द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी, जिसे आगे जाकर 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया। और फिर कुछ सालों बाद जिस बात का खतरा था वही हुआ। 1914 में वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई। 4 साल तक चलने वाली इस जंग में 1 लाख हिंदुस्तानी और 10 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए, जो कि उनकी एडल्ट पॉपुलेशन का 20% हिस्सा था। यानी अब ब्रिटेन में मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा हो गई थीं और फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा होने की मिकदार तेज़ी से गिरने लगी। 56 कंट्रीज से लूटा हुआ पैसा तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत था, लेकिन अगर दुनिया में ब्रिटिशर्स ही न बचते तो उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि वक्त आ गया है कि अपनी सारी मैन पावर ग्रेट ब्रिटेन वापस ले जाई जाए। तो 1918 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई और 1920 में महात्मा गांधी को कांग्रेस का लीडर बना दिया गया। अब अंग्रेज़ों के पास वक्त काफ़ी कम था। इस थोड़े से वक्त में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, रेंजर्स, एजुकेशन और रेलवेज जैसे डिपार्टमेंट्स हिंदुस्तानियों को हैंड ओवर करने थे। जी हाँ, ये सारे डिपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि क्रिकेट भी अंग्रेज छोड़कर गए थे। और उन्हें जल्दी इसलिए भी थी कि दुनिया पर वर्ल्ड वार 2 शुरू होने के आसार नजर आने लगे थे और वो चाहते थे कि जब ऐसा हो
तो उनकी सारी मैन पावर अपने मेन लैंड यानी ब्रिटेन को बचाने के लिए मौजूद हो। वो ये सब तैयारियां कर ही रहे थे कि 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, जिसने कब्र में आखिरी कील का काम किया। यानी अब ये तय हो चुका था कि उन्हें हर कीमत पर वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले वो जितना ले जा सकते थे उतना ले जाना चाहते थे। कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कोहिनूर समेत ताजमहल और बड़े बड़े महलों से कीमती पत्थर और हीरे नोच नोच कर निकाले गए, और इसके साथ साथ आखिरी फायदा उन्होंने हिंदुस्तान से ये उठाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की आड़ में 30 लाख हिंदुस्तानी जवानों को ब्रिटिश वफादारी की कसम खिलवाकर वर्ल्ड वार 2 में झोंक दिया गया। और अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आगे जाकर इन 20 लाख के अलावा मजीद 30 लाख हिंदुस्तानियों की मौत की वजह बना। वो काम था पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान का बंटवारा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की 2 मेजर कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेला, जिसके नतीजे में 20 लाख हिंदुस्तानियों ने एक दूसरे को काट डाला। जी हाँ, हमारे स्कूल की बुकों में जिन शहीदों का जिक्र होता है उन्हें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों ने काट डाला। यह है 1947 का ब्रिटिश मैप, जिसकी बुनियाद पर हिंदू और मुस्लिम में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जियोग्राफिकली एक लाइन खींचकर बंटवारा किया गया। और जो लोग मारे गए वो यही लोग थे जिन्हें उनके मजहब की वजह से ज़बरदस्ती निकाला गया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त मारे गए। और कितने इत्तेफाक की बात है कि ठीक 1 साल बाद इंडिया में गांधी और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की सडन डेथ हो जाती है, और दोनों ही कंट्रीज़ की मैनेजमेंट चली जाती है वापस चोरों, डकैतों और जागीरदारों के हाथ में, जो कि अंग्रेज़ों के दिए हुए डिपार्टमेंट्स में अपने मर्जी के लोगों की भर्तियां करवाकर मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं जिसकी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। खैर, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन नफरत की आग जो वो भड़का कर गए थे उसे दोनों ही कंट्रीज़ के कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स और पर्सनल इंटरेस्ट चमकाने के लिए आज तक बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच आज तक 3 बड़ी जंगें और छोटे बड़े कई डिस्प्यूट हो चुके हैं, जिनमें आज तक दोनों ही मुल्कों के लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब भी दोनों मुल्कों में दूरियां खत्म होने लगती हैं या इलेक्शंस करीब आने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है जिससे नफरत की वो आग और ज्यादा भड़क जाती है, जिसमें बहुत बड़ा रोल दोनों मुल्कों का मीडिया प्ले करता है, खासकर इंडिया का। आई एम नॉट बाइस्ड, लेकिन इंडिया में जर्नलिज्म का लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ओवर पॉपुलेशन, जॉब्स की कमी और हद से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स टीआरपी की लालच में नफरत फैलाने पे मजबूर हैं। वहाँ के सेंसिबल लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। मैंने दोनों ही मुल्क के टीवी चैनल्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। वहाँ वो लोग पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का लफ्ज़ लाजमी लगाते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर नेताजी के भाषण तक, क्रिकेट के मैदानों से लेकर स्कूल की किताबों तक, पाकिस्तान को हर जगह नेगेटिव दिखाकर कैश किया जाता है। वहाँ के आम इंसान के दिमाग में पाकिस्तान का नाम आते ही ये तस्वीरें आती हैं, और रही सही कसर आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट पूरी कर देती है, जो कि रिलीजन को मुद्दा बनाकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं। अगर वाकई में लोगों को एक दूसरे से इतनी नफरत है और ये सब रिलीजन की वजह से है, तो आज पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ हिंदू और इंडिया में तकरीबन 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो अगर रिलीजन के नाम पर हम यहाँ के हिंदू और वो वहाँ के मुसलमानों को परेशान करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने जाहिल हम 77 साल पहले थे उतने ही जाहिल हम आज भी हैं। और रहा मसला कश्मीर का, तो वो पार्टीशन से पहले भी एक आज़ाद रियासत थी। इंडिया और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतना बड़ा हिस्सा है जो उनसे संभाला नहीं जा रहा, और इस छोटे से हिस्से को अपनी सॉवरेनिटी का मसला बनाकर पिछले 75 सालों से वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ अजाब बना रखी हैं। ये सब चीज़ें निकाल दें तो नफरत के लिए बाकी कुछ नहीं बचता। पिछले 77 सालों से अगर हम लड़ने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करते तो आज दुनिया का वर्ल्ड पावर कोई और होता। बाकी आप समझदार हैं।